चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। तो आप लोग लाइव हो जाएं और लिंक को शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ सके। और हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बगैर अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ से प्रश्न है और यहाँ से आपको गलत नहीं होने चाहिए प्रश्न। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो है व्याकरण पे भी मजबूती लाना पड़ेगा, व्याकरण पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग इसे छोड़ सकते हैं जबकि हमारा सिलेक्शन इसी पे निर्भर है। तो इसलिए जो है इसे भी स्टार्ट करना जरूरी था और समय नहीं मिल रहा था कि कौन सा टाइम रखा जाए, क्योंकि शाम को जो है बहुत सारी क्लासें थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे सुबह रखा जाए, आप जगेंगे एकदम फ्रेश माइंड से और जो है उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्लास है, ये जो व्याकरण की क्लास है, इसमें हमने वो चीजें ध्यान रखा है कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम आपसे जो है प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, ये मैंने जरूर ध्यान रखा है। बनावटी प्रश्न से मैं बचा हूं और आपके लिए जो है जहां जहां से प्रश्न किसी भी एग्जाम में बने हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीडीओ हो, यूपी बीएड हो, यहां भी बना हो, ठीक है, तो उन प्रश्नों का कलेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न है तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्वागत है, राधे राधे। बिंदु जी, एमएस जी, प्रियंका जी, अंशु जी, पुनीत जी, दीपा जी, सोनी, नमस्कार सभी का स्वागत है फिर से। गुड मॉर्निंग। चलिए तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृत का प्रस्ताव मिला था? चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग, आंसर करें पहले प्रश्न का। ऑडियो वीडियो तो सब क्लियर है ना? चलिए, किस वर्ष में जो है हिंदी भाषा को स्वीकृति का प्रस्ताव, हाँ चलिए आंसर करिए। यहां आंसर आ रहा है, चलिए ठीक है जी सर, ओके। ए विकल्प आ रहा है, ए विकल्प, बहुत बढ़िया। इसको जो प्रस्ताव मिला था 14 सितंबर 1949। प्रश्न देखिए, यूपीएसआई 2017, आबकारी परीक्षा 16, यूपीएसआई परीक्षा 2016। इंपॉर्टेंस प्रश्न है और भी आपके टीजीटी पीजीटी में भी पूछे गए हैं, तो सारे चीजें लिखे नहीं गए हैं। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिए कि इसमें तो सभी सभी लिख देगा तो यही लिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहां से लिखाएगा, तो एक दो जगह उसको इंगित कर दिया कि यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? कौन सी भाषा का दर्जा दिया, यानी 14 सितंबर 1949 को इसे दर्जा मिला था, किस भाषा का दर्जा मिला था? लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा? तो आंसर आ रहा है कि इसे राष्ट्रभाषा होने का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, डी विकल्प। चलिए थर्ड के लिए आते हैं। थर्ड के लिए आते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, पूछे गए प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर करिए। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है थ्री के लिए, हाँ 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत बढ़िया। आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए आंसर कर दीजिए।
4 नंबर का आंसर है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अब देखिए ये परीक्षा में कितनी बार पूछी गई है, ठीक है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में भी पूछी गई है। तो यहां आप लोगों ने आंसर कर दिया कि देवनागरी लिपि में, बिल्कुल देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर उत्तराखंड पीजीटी में पूछा है कि गढ़वाली की उपबोली है। उत्तराखंड में गढ़वाली है, तो बोला गया है कि गढ़वाली की उपबोली है। आंसर आ रहा है 5 के लिए, 5 के लिए आंसर आ रहा है कि डी विकल्प होगा, डी विकल्प होगा। हाँ, विप्लव जी का आंसर आया है सबसे पहले, उसके बाद दीपा जी का, अंशु जी का। ठीक है, बहुत अच्छा। सलानी, सलानी गढ़वाली की जो उपबोली है वो सलानी है, ठीक है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1955, 1960, 1965, 1970। चलिए आंसर करिए। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, हाँ 6 के लिए ए 1955, 1955। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर बनेगा कि 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर का कि भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? भाषा का कौन सा कौशल है जो सबसे पहले बच्चा सीखता है? लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, या सुनना और समझना सीखता है, या फिर बोलना सीखता है? कौन सा विकल्प लगेगा? तो यहां आंसर आ रहा है कि सी होना चाहिए। बच्चा सबसे पहले कौन सा कौशल इसमें से सीखता है? तो सी विकल्प, हाँ बिल्कुल सही जवाब है सी विकल्प। पहले सबसे पहले बच्चा लिखना और पढ़ना और बोलना नहीं सीखता है, सबसे पहले वो सुनना सीखता है, समझना सीखता है, ठीक है, कि लोग बोल क्या रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, सुनना सीखता है। 8 नंबर पे आएंगे। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है कितनी मानी गई है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या, चलिए 5 है, 6 है, 4 है, 7 है। कौन सा प्रश्न बनेगा, कौन सा विकल्प बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है 8 के लिए कि हिंदी की जो उपभाषाओं की संख्या है वो 5 है। कौन कौन है, कमेंट कर देंगे थोड़ा तो, कौन कौन सी है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। चलिए, जिनसे 18 बोलियां विकसित होती हैं। आ जाइए 9 नंबर पे आएंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? चलिए आज पहला दिन है तो इसको देखा जा रहा है। हम सोच रहे हैं 50 क्वेश्चन कवर किया जाए, ठीक है, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन, फास्ट रहे और ज्यादा समय नहीं, 35-40 मिनट के अंदर। 9 नंबर पे आ जाइए, इसीलिए थोड़ा सा व्याख्या कम करेंगे हम लोग, ठीक है। 9 नंबर पे आएंगे। 9 नंबर आंसर आ रहा है आप लोगों का बी। हाँ, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग अगर देखा जाए तो जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया। आ जाइए 10 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। मानक भाषा की विशेषता है, देखिए बीपीएससी में पूछा गया था 2023। मानक भाषा की विशेषता है क्या है? ऐतिहासिकता है, स्वायत्तता है, स्वायत्तता है, एकरूपता है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। कौन सा बनेगा? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि मानक भाषा की विशेषता है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो है डी विकल्प राइट है। एक से अधिक आंसर है इसका, ठीक है। एकरूपता भी है, स्वायत्तता भी है, ठीक है। हाँ, आ जाइए 11 नंबर पे आएंगे। भारत के संविधान के
भारत के संविधान के डॉट 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 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। चलिए 11 नंबर पे आएंगे। यहां पे आ रहा है 11 नंबर का आ रहा है आपका आंसर सी विकल्प, सी विकल्प, सी विकल्प, बिल्कुल अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। हिंदी को राजभाषा कहा गया है, बिल्कुल सही जवाब है तीसरा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी भाषा की हिंदी डॉट डॉट भाषा की उत्तराधिकारी है। चलिए आंसर करिए। हिंदी डॉट 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 भाषा की उत्तराधिकारी है। किसकी उत्तराधिकारी है? किस भाषा की उत्तराधिकारी है? तो आप लोगों ने आंसर किया कि ये संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। हिंदी जो है संस्कृत भाषा की क्या है? उत्तराधिकारी है। ठीक है, हाँ, जो संस्कृत का राजकाज था, ठीक है, राजा थे, तो राजा का जो है उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो हिंदी बनी है। ठीक है, अगर इस टाइप से भी हम समझें, क्योंकि हिंदी जो है क्या संस्कृत जो है समाप्त हो गई। ठीक है, अब उसके जगह पर जो है, हाँ, उसका उसके जगह कौन ले लिया? हिंदी ने ले लिया। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। चलिए, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। संसार की प्रमुख भाषाओं में देखा जाए तो हिंदी का स्थान जो है वो पहला नहीं है, तीसरा है। तीसरा, सी विकल्प, सी विकल्प। संसार की प्रमुख भाषाओं में देखा जाए तो हिंदी का स्थान जो है तीसरा बताया गया है। ठीक है, आ जाइए 14 नंबर पे आएंगे। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, उसके द्वारा जो प्रयुक्त चिन्ह हैं उन चिन्हों को क्या कहते हैं? चलिए आंसर आ रहा है, हाँ उपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। डी ऑप्शन आंसर आ रहा है कि डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। उपयुक्त प्रयुक्त जो चिन्ह हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि। हाँ मनीषा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 15 नंबर पे आएंगे। ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी की, खरोष्ठी की, देवनागरी की या गुरुमुखी की? आंसर करिए 15 नंबर का। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सी विकल्प, सी विकल्प, देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत? चलिए, हिंदी को विकास प्रदान कौन सी भाषा कराई? पाली कराई, अपभ्रंश कराई, प्राकृत कराई या संस्कृत कराई? तो यहां आंसर क्या आना चाहिए? चलिए, तो यहां आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, अपभ्रंश ने। अपभ्रंश ने जो है हिंदी को विकास प्रदान कराया है। ठीक है, यहीं से हिंदी का आरंभ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से, सौरसेनी से, मागधी से या मागधी अपभ्रंश से? यहां आंसर आप लोग को करना है कि बिहारी हिंदी का विकास, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? आंसर आ रहा है सी, डी, हाँ
मागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? भाषा पूछ रहा है ना, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, मागधी अपभ्रंश किस भाषा से हुआ है? तो फिर क्या है? मागधी उपभाषा है। ठीक है, चलिए आ जाइए 18 नंबर पे आएंगे। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हाँ, 17 का सी है। चलिए 18 नंबर पे आएंगे। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मूल रूप से देखा जाए तो हिंदी किससे उत्पन्न बताई गई है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है सी के लिए कि सौरसेनी अपभ्रंश से। बिल्कुल, सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी की मूल उत्पत्ति बताई जाती है। ठीक है, आ जाइए 19 नंबर पे। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर, आरा। वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, आरा, इनके बीच जो जो भी क्षेत्र आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ठीक है, हाँ, कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है बिल्कुल भोजपुरी। भोजपुरी का क्षेत्र है ये। ठीक है, मिर्जापुर भी है। आ जाइए 20 नंबर पे। 20 नंबर, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, कौन सा बनेगा? मथुरा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है ब्रजभाषा के लिए। हाँ, यहाँ तो विकल्प ही एक ही है जो ब्रजभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिल्कुल मथुरा। मथुरा। इलाहाबाद में कौन सी बोली है? कमेंट कर देंगे, इलाहाबाद में कौन सी बोली है? आ जाइए 21 नंबर पे। बिल्कुल मथुरा, आगरा, अलीगढ़। ठीक है, हाँ, बरेली भी आपका आएगा। चलिए 21 नंबर पे आ जाइए। 21 नंबर, हाँ बिल्कुल अवधि, इलाहाबाद अवधि का क्षेत्र है। 21 नंबर का आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? कोई बोली हो और उसमें थोड़ा साहित्य लिखा जाने लगे और उसका थोड़ा क्षेत्र बड़ा हो जाए तो क्या बन जाती है? तो वो बन जाती है, हाँ, वो बन जाती है उपभाषा। वो उपभाषा बन जाती है। ठीक है, लिपि नहीं बनेगी। और ब्रज भाषा क्यों क्यों ब्रज भाषा बनेगी? ठीक है, तो क्षेत्रीय रूप तो एक ही विकल्प ही है, सी, उपभाषा बन जाएगी। आ जाइए 22 नंबर। बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन, दतिया। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है कि बुंदेली का जो क्षेत्र है वो झांसी, जालौन, दतिया, ठीक है, एमपी का बॉर्डर और एमपी में कुछ और कुछ यूपी का जिला। ठीक है, हाँ बिल्कुल, झांसी, जालौन, दतिया 22 नंबर के लिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा, स्रोत भाषा। चलिए आंसर करिए। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, 23 नंबर का, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अमित जी ने कहा स्रोत भाषा। स्रोत भाषा, और पूनम जी ने भी कहा डी। डी, डी सही है, स्रोत भाषा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। ठीक है, मानक भाषा तो सबके जबान पे होती है, उसका क्या अनुवाद? उसको तो सब पढ़ रहे हैं और सब जान रहे हैं। आ जाइए, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? चलिए, हाँ नीलम जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आपको सुबह जगना है
टाइम नहीं मिलता है तो भी देखना है, ठीक है। टाइप नहीं कर पाएंगे तो कम से कम सुनेंगे तो। आ जाइए, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? चलिए 50 क्वेश्चन का टारगेट है, थोड़ा स्पीड चलेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है, 40 मिनट में। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? 24 का आंसर करिए। आंसर आ गया बी, बिल्कुल पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है ब्रज भाषा को, ठीक है। चलिए 25 नंबर पे आ जाइए। 25 नंबर पे, उर्दू को यामनी कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा? चलिए आंसर करिए। 21 में पूछा गया है, ये देखिए, यूपीपी टीजीटी 2021 ये प्रश्न बना है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो यहां आंसर आ गया है लल्लू लाल, बहुत अच्छा, लल्लू लाल को ये प्राप्त है, इन्होंने ही कहा। आ जाइए 26 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, हड़ौती। चलिए, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? चलिए आंसर करिए। आंसर आ रहा है सी विकल्प, कन्नौजी। कन्नौजी, चलिए, तो कन्नौजी भी बोली जाती है और बुंदेली भी बोली जाती है, दोनों बोली जाती है, ठीक है। तो ए और सी यहाँ पे एक कॉमन विषय, कॉमन विकल्प रखना चाहिए था, ए और कामा सी, ठीक है, ए कामा सी दोनों बोली जाती है, ठीक है। 27 नंबर पे आ जाएंगे, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, संस्कृत, ब्रजभाषा। चलिए, हाँ बिल्कुल, ये तो ब्रजभाषा का क्षेत्र है, ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन, यहीं से तो ब्रजभाषा निकलती है, ठीक है। मथुरा उसका केंद्र है। आ जाइए, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, मेवाती, कन्नौजी। कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं बोली जाती? चलिए आंसर है 28 नंबर का, आप लोगों को करना है। आप लोग देखिए, प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल मथुरा केंद्र है। हाँ, मेवाती, मेवाती जो है यूपी में नहीं, राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान की किस भाषा का के अंतर्गत आती है? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है, ये आप कमेंट कर दीजिए तो थोड़ा। चलिए, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? चलिए आंसर करिए। इनमें से विकल्प को देख करके आपको बताना है कौन। हाँ बिल्कुल, उत्तरी, चलिए उत्तरी, बिल्कुल उत्तरी राजस्थानी, बहुत बढ़िया जवाब, उत्तरी राजस्थानी यहां आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इन विकल्पों में अगर हम देखें तो पंजाबी जो है आधुनिक है, इस समय जो है चलता है, ठीक है, कौन? पंजाबी। बाकी सब क्या है, प्राचीन हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, ठीक है। तो सी ही विकल्प यहां पे सही होगा। आ जाइए 30 नंबर पे। 30 नंबर पे, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? संधव लिपि से, खरोष्टी लिपि से, यूनानी लिपि से, या फिर ब्रह्मी लिपि से? चलिए, यहां आप लोग का आंसर आने लगा डी विकल्प, डी विकल्प, बहुत अच्छा, डी विकल्प। हाँ, ब्रह्मी लिपि से, ब्रह्मी लिपि से। देखिए, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा
2021 में ये प्रश्न पूछा है। आप लोग कहेंगे कि आसान आसान है, आसान आसान ही पूछा जा रहा है। देखिए कौन सा इसमें कठिनाई है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र या श्रद्धा राम फिलौरी? चलिए आंसर करिए। यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल डी, फुलौरी जी ने। श्रद्धा राम फुलौरी पंजाब से बिलोंग करते थे, ठीक है, और वहां पर जो है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार खूब किया इन्होंने। आ जाइए 32 नंबर पे आएंगे। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रजभाषा, कन्नौजी? चलिए 32 नंबर का आपका आंसर आना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छा, जयपुरी। जयपुरी राजस्थान की है, राजस्थान के, हाँ, उत्तरी पूर्वी पश्चिमी थोड़ा कमेंट कर देंगे जयपुरी, बाकी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आ जाइए, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? चलिए, जयपुरी का स्थानीय नाम, जयपुरी का, हाँ, पूर्वी राजस्थानी, बिल्कुल बहुत अच्छा। जयपुरी को जो है, जयपुरी जो है पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। चलिए, जयपुरी का स्थानीय नाम आप लोगों ने कमेंट कर दिया ढूढ़ाड़ी, बिल्कुल। जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो ढूढ़ाड़ी बोली है, ढूढ़ाड़ी बोली है। 34 नंबर पे आएंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? अवधी, कन्नौजी, पहाड़ी, ब्रजभाषा? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि बी, पहाड़ी, बिल्कुल। पहाड़ नहीं है उत्तर प्रदेश में, पहाड़ नहीं है, पहाड़ी नहीं बोली जाती, ठीक है, पहाड़ी नहीं बोली जाती, बिल्कुल सही जवाब। 35 नंबर पे आएंगे। 35 नंबर, चलिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? चलिए आंसर करिए। संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से? किससे मानेंगे? चलिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्या संस्कृत से हुआ है, या पाली से हुआ है, या प्राकृत से, या अपभ्रंश से? तो जिन्होंने कहा अपभ्रंश से, बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत से नहीं, अपभ्रंश से। संस्कृत इसकी आदि जननी है, ठीक है, हिंदी की। लेकिन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है, जितनी भी भाषाएं इस समय बोली जा रही हैं आधुनिक रूप में, वो अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है, अपभ्रंश से ही विकसित है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? चलिए, यहां आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, संस्कृत जननी है, मूल है। चलिए 36 नंबर का आंसर करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से माना जाता है? तो आंसर आ रहा है आप लोगों का सी, बहुत अच्छा, 1000 ईस्वी से ही माना जाता है। यहां तक अपभ्रंश रही है, ठीक है, और यहीं से आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का स्टार्ट होता है। 37 नंबर पे आ जाइए। लौकिक संस्कृत डॉट 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 और फिर डॉट डॉट है, उसके बाद अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? चलिए, कौन सा बनेगा? लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली और प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, लगाना है आपको। लौकिक संस्कृत के बाद क्या आएगा? संस्कृत तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो ये कट गया। प्राकृत, प्राकृत से पहले भी हमको मिल गया पाली, और पाली के बाद प्राकृत, क्यों? क्योंकि यहाँ प्राकृत के बाद पाली दिया हुआ, तो हमारा डी विकल्प ही सिलेक्ट होगा, डी विकल्प ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमको क्रम में लाना है ना, उचित विकास क्रम में लाना है, ठीक है।
38 नंबर पे आ जाइए। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी, पहाड़ी नागरी, दक्षिणी नागरी या पर्वत नागरी? देखिए DSSB PGT 2021 में पूछा गया है ये प्रश्न हमारे सामने आया होगा। ठीक है, 38 नंबर का करिए आंसर। हाँ बहुत अच्छा, इसे नंदी नागरी कहते हैं, इसे नंदी नागरी कहते हैं। 39 नंबर पे आएंगे। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? चलिए, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर ये क्षेत्र किस बोली का है? तो यहां आंसर आ रहा है आप लोगों का, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। किस बोली का है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र है। 40 नंबर पे आएंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अब इनमें से, इन विकल्पों में से आपको आंसर देना है। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है डी विकल्प। बिल्कुल डी विकल्प, वैदिक संस्कृत, ये प्राचीन भाषा के अंतर्गत रखा गया है। आती है, रखा क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले यही थी। आ जाइए 41 नंबर। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार या द्रविड़ परिवार यानी दक्षिण भारत की बोली। ठीक है, चलिए असमिया, उड़िया, बंगला, कन्नड़। अब इसमें से आपको देखना है कौन दक्षिण भारत की है, वही द्रविड़ परिवार में आएगी। चलिए आंसर करिए। हाँ, यहां आंसर आ रहा है सी विकल्प के लिए, कन्नड़। बिल्लू, बिल्कुल बिल्कुल, कन्नड़ जो है कर्नाटक की है और कर्नाटक जो है दक्षिण भारत में है। ठीक है, बाकी देखें असमिया, उड़िया ये पूर्वी है। ठीक है, हाँ, असमिया, उड़िया और बंगला पूर्वी है, तो दक्षिण नहीं है। और और जो द्रविड़ परिवार है वो दक्षिण भारत में है। चलिए, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। देखिए उत्तराखंड PGT परीक्षा 2023 में हुआ है, अभी साल भर पीछे। ठीक है, और ये प्रश्न बना है, आंसर करिए। देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो कौन सी है? हाँ बहुत अच्छा, मराठी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। मराठी जो है इसको लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाँ, आ जाइए। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? 43 नंबर का ये देखिए प्रश्न बना है, DSSB PGT 2021 में प्रश्न बना है ये, कि लिपि किसे कहते हैं। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन, लिखित ध्वनि संकेतों को, ध्वनि के लिखित संकेतों को लिपि कहते हैं। ठीक है, आ जाइए 44 नंबर पे। 44 नंबर देखिए, BPSC स्कूल शिक्षक परीक्षा 2023 में ये पूछा गया है। 44 नंबर का प्रश्न है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? चलिए आंसर करिए। अर्थ है, इतिहास है, रूप रचना है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC की खासियत है 5 विकल्प दे देता है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, तो जिन्होंने डी बताया, डी विकल्प, डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास भी रहा है और रूप रचना भी रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक है, बहुत पहले की भाषा है, उनका भी तो वर्गीकरण किया। आ जाइए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है
हाँ रामेश जी स्वागत है। आंसर आ रहा है अनुच्छेद 343। 343 आ जाइए। 46 नंबर पे आएंगे। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? नई जबान कौन सी है? चलिए, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? 46 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे और यहां आंसर आ रहा है डी विकल्प। डी विकल्प हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जिसमें सभी का मिश्रण दिखाई देता है। सभी का क्या है? मिश्रण दिखाई देता है। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। ठीक है। 47 नंबर पे आएंगे। 47 नंबर 2011 में पूछा गया है, यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में, कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 47 नंबर। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, चलिए बिल्कुल 5। 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। ठीक है। हाँ, 48 नंबर पे आ जाएंगे। 48 नंबर, किसी किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। पहला प्राथमिकता इसकी है कि सीमित क्षेत्र हो। ठीक है। और स्थानीय भाषा। ठीक है। सीमित क्षेत्र की स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है कि बोली कहेंगे। बिल्कुल सही जवाब। उसे हम बोली कहेंगे। जब सीमित है, उसका क्षेत्र क्या है? सीमित है, तो हम उसे बोली कहेंगे। ठीक है। 49 नंबर पे आ जाइए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाला उतार चढ़ाव जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चलिए, आंसर आ रहा है सी। सी। सी अनुतान। बिल्कुल अनुतान कहते हैं। जो भाषा को बोलते समय जो उतार चढ़ाव आता है, उसे हम अनुतान कहते हैं। सी विकल्प। चलिए 50 नंबर। 50 नंबर, और यहां, हाँ, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? हाँ विजय जी नमस्कार, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। चलिए, चलिए 60 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। हाँ 50 से 60, क्योंकि 60-60 हम लोगों की क्वेश्चन करने की आदत है, तो 60-60 ही रखते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? चलिए, आंसर आप लोगों ने कर दिया। हाँ, रोमन लिपि का प्रयोग जो है कुल्लई, ठीक है, इसमें नहीं होता। सी विकल्प। 51 नंबर पे आ जाइए। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 2001 में जो जनगणना हुआ, उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? अब इसमें से बताना है बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती। सबसे ज्यादा तो इसको दे, हाँ बिल्कुल बंगाली, तमिल नहीं, बंगाली। ठीक है। 2001 के अनुसार अगर देखा जाए, ठीक है, आ जाइए, तो बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? अगर हिंदी रहता तो फिर हिंदी लगाते, हिंदी तो सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, लेकिन विकल्प में हिंदी है नहीं। आ जाइए 52 नंबर। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी को किस में लगाएंगे? तो यहां आ रहा है फर्रुखाबाद भी लगाएंगे। किसने कहा फर्रुखाबाद, किसने कहा कानपुर। हाँ, तो कन्नौजी कानपुर भी है, और कन्नौजी जो है फर्रुखाबाद भी है। तो यहां से हम जो है दोनों विकल्प उठा लेते हैं। ठीक है, दोनों विकल्प। बिल्कुल, कन्नौजी बोली जो है फर्रुखाबाद में भी बोली जाती है, कानपुर में भी बोली जाती है। ठीक है, दोनों जगह बोली जाती है। तो ए और डी हमारा दोनों विकल्प सही हो जाएगा।
53 नंबर पे आ जाइए। बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? चलिए, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। अच्छा, एक से अधिक। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आंसर आ रहा है आपका, हाँ, हरियाणा। हरियाणा। बांगरू भाषा जो है ज्यादातर हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, आ जाइए, उसी का उपनाम है या उसी की उपबोली है। आ जाइए, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? चलिए, इसका आंसर करेंगे। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? बस इसी को ध्यान में रखना है आपको। हाँ, अरे, अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? मैकाले ने। मैकाले ने। ठीक है, नहीं, मैकाले, तुक्का नहीं, सही है। आ जाइए, 55 नंबर। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था, जो हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ठीक है, जो हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करते थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहते थे, उनका नाम क्या है? यहाँ प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पूछना चाहिए था, यहाँ पूछना चाहिए था। ठीक है, नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, हाँ, चलिए, बी विकल्प। ये पूछा गया था डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2023 में। ये कब पूछा गया है? 23 में पूछा गया है। ठीक है, आ जाइए। गोपाल स्वामी अयंगर जो है हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। ठीक है, नहीं लगा के पूछना था प्रश्न में। आ जाइए, 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा, निबंध। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, हाँ, बिल्कुल, सी, परिचर्चा। परिचर्चा जो है ये मौखिक हो जाती है। ठीक है, परिचर्चा क्या है? मौखिक है। 57 नंबर पे आ जाइए। अब बाकी देखें तो लिखित है, परियोजना ये भी लिखित रूप में जाएगी, पत्र ये भी लिखित रूप में जाएगी, निबंध लिखित रूप में जाएगी। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? महत्वपूर्ण रचना कृष्णायन है। कृष्णायन ये किस बोली में लिखी गई है? ये प्रश्न है। कृष्णायन, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की किस बोली में लिखी गई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वर्क करते हुए आपको सुबह सुबह आप वर्क भी करें और व्याकरण का डोज भी लेते रहें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है कि ब्रज 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 ब्रज, नहीं, अवधि में है। अवधि में है। ठीक है, कृष्णायन अवधि में है। ठीक है, आ जाइए, 58 नंबर। हाँ, थोड़ा विद्यालय भी जाना है तो ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन पे ही रोकेंगे। ठीक है, चलिए, आंसर करिए। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग कर लिया जाता है, यानी उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर लिया जाता है। यह प्रश्न है, आंसर करिए। हाँ, अवधि। अवधि, ठीक है, अवधि।
बहुत अच्छा। आ जाइए 59 नंबर पे। 59 नंबर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है। क्या ये पहाड़ी हिंदी में आएगी, राजस्थानी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में या पश्चिमी हिंदी में? चलिए कौन सा आंसर बनेगा? आंसर आ रहा है? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा, विदाई है आज। हाँ देखिए, आप लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं तो मुझे कुछ स्टोरियां याद आ जाती है कि एक लोग थे, पढ़ रही थी, महिला थी, आज वो शिक्षक हो गई हैं। उनके घर शादी थी, ठीक है, और वो मेरी क्लास छत पे बैठ के देख रही थी, और सब लोग जो है बारात जाने की तैयारी हो रही थी, सारी औरतें तैयार हो रही थी, ठीक है, तैयार हो गई थी, और कुछ क्या कर रही थी वो जो है, गर्मी में जो है छत पर अकेले जा करके, ठीक है, उतनी धूप थी कड़ाके की, वहां 3 बजे क्लास कर रही थी अभी, ठीक है, इधर बारात निकलने की तैयारी हो रही है। बताइए, सारी औरतें जो है सज धज के तैयार हो रही होंगी, और उनका देखिए, और तभी उनका रिजल्ट भी बना, आज वो पढ़ा रही है, शिक्षक है। 60 नंबर पे आ जाइए। तो बहुत ऐसे ऐसे कार्य आप लोग करते हैं, और वही लोग करते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन होता है, उनकी मैंने बताया ना कि सीसी कैमरा आपके ऊपर लगा रहता है, आपकी मेहनत को देखा जाता है, आपके रुचि को देखा जाता है, ठीक है, और रिजल्ट बनता है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इतिहास रचते हैं आप लोग ऐसा कार्य करके, ठीक है, बुंदेली का विकास विकास किस अपभ्रंश से हुआ, यह अंतिम प्रश्न रहेगा हम लोगों का, ठीक है, अंतिम रहेगा, क्योंकि मुझे जो है विद्यालय के लिए भी जाना होता है। यहाँ आंसर आ रहा है सौरसेनी, बिल्कुल सौरसेनी, बुंदेली का विकास जो है सौरसेनी से है, ठीक है। बघेली का किससे है? आप लोग कमेंट कर दीजिए। इतना ही रहेगा। देखिए, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया है, ठीक है, हाँ, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया है। तो इस क्लास में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग फिर 7 बजे आप लोग प्रतिदिन उपस्थित हो जाया करिए सुबह में, ठीक है, समय निकालिए, 30 से 40 मिनट, ज्यादा नहीं, थोड़ा और हम लोग फास्ट करेंगे कि 40 मिनट में कवर हो जाए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि इतना सुबह जो है आप लोग जग गए और साथ दिया, ठीक है। तो हाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।